क्या आप भी करते हैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी और लेना चाहते हैं 2025 में सरकारी नौकरी? तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की नई भर्ती के बारे में। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, योग्यता क्या मांगी गई है, आयु सीमा क्या है, महत्वपूर्ण तिथियां देखेंगे, साथ में देखेंगे आवेदन का शुल्क क्या लगेगा, परीक्षा का प्रारूप क्या है, टोटल इसका सिलेबस देखने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहें। अब चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल पे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो ये रही दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन, देख पा रहे हैं आप लोग। बिहार लोक सेवा आयोग, नेहरू पथ बेली रोड, पटना। एडवर्टीजमेंट नंबर इसका 87/2025 है। इसमें कुल पद जो है 935 बताई गई है। पद का नाम देख पा रहे होंगे आप लोग, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसको ऑनलाइन करना होगा। इसके लिए वेबसाइट यहाँ भी दी गई है www.bpsc.bihar.gov.in। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। चलिए देख लेते हैं आगे इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट दी गई है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया वैकेंसी सीट कैटेगरी वाइज दी गई है, काफ़ी अच्छी है। सबसे पहले दिया गया है यहाँ पे यूआर के लिए, यूआर कैंडिडेट जो है इनके लिए दिया गया है 374 पद। ठीक है, ये जो पद है पुरुष वर्ग के लिए है। इधर महिला के लिए बताया गया है 131 पद। फिर दूसरा वाला जो दिया गया है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ये होता है EWS। पुरुषों के लिए 93, महिला के लिए है 33। तीसरा नंबर पे दिया गया अनुसूचित जाति, जिसमें 150 सीट है पुरुषों के लिए, महिला के लिए है सिर्फ 53 सीट। अनुसूचित जनजाति के लिए दिया गया है पुरुष वर्ग में 10 सीट, महिला में 4 सीट। फिर दी गई है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसमें आपको दिया गया 168 सीट पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए है 59। फिर है पिछड़ा वर्ग 112 सीट और महिलाओं के लिए है 39 सीट। फिर है पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 28 सीट। ये सिर्फ पिछड़े वर्ग के महिला के लिए अलग से दिया गया 28 सीट, यहाँ पे देखिए नहीं है इसलिए। तो इस तरह से कुल जो पोस्ट हो गए हैं 935 पोस्ट यहाँ पे बताई गई है। और इधर दी गई है 319 पोस्ट। चलिए आगे देखते हैं। नीचे ख नंबर पे दिया गया है ये है ESM के लिए, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए, जिसमें 19 पोस्ट है दोस्तों। एक्स सर्विसमैन का देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे 19 पोस्ट बताई गई है। इसके बाद ग नंबर पे दिया गया है PWBD वालों के लिए, ये है एक मिनट, PWBD एक होता है बेंचमार्क डिजेबिलिटी जो रहती है, इसके लिए दिया गया है अलग। इसमें काफ़ी सारे कैटेगरी रहते हैं। दृष्टिबाधित वालों के लिए 10 है, मूक बधिर वालों के लिए 9 है, चलन दिव्यांगता के लिए 9 है, फिर मनोविकार दिव्यांगता के लिए भी 9 सीट दी गई है। तो ये रही टोटल वैकेंसी सीट। आगे इस नोटिफिकेशन का महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है, जिसमें वेतन के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ रहने वाला है वेतन। और एक चीज़ बताई गई है यहाँ पे नोट में, वैकेंसी बढ़ सकती है, ये परमानेंट नहीं है, फिक्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं बढ़ सकती है, घट सकती है। घटने का चांस कम है, बढ़ने का ज़्यादा है। ठीक है, वेतनमान दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं लेवल 5 का है। मूल वेतन इसमें से दिया गया 29,200। एवं बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनर्निरीक्षण के आलोक में परिवर्तनशील है। ये पेमेंट और आगे जाके बढ़ने वाला है। शैक्षणिक योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, देखिए यहाँ दिया गया विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष स्नातक यानी ग्रेजुएशन वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। किसी भी स्ट्रीम से हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो या साइंस हो, सभी को अप्लाई कर पाएंगे, सिर्फ स्नातक मांगी गई है। इसके बाद दिया गया है एज, उम्र सीमा बताया गया है कि 1 अगस्त 2025 इस डेट तक आपकी जो आयु है वो 21 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए, और मैक्सिमम बताया गया यहाँ पे 37 साल। यानी कि अगर आपकी ये एज 21 साल से लेकर के 37 साल के बीच में है तो अप्लाई कर पाएंगे। जिनका 37 से ओवर है उनके लिए एज में रिलैक्सेशन दी गई है, छूट दी गई है। चलिए देख लेते हैं इसे भी। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है पिछड़ा वर्ग के लिए, देख पा रहे आप लोग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला दोनों के लिए ही है ये। और अनारक्षित महिला के लिए, मतलब कि पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला दोनों, और अनारक्षित मतलब यूआर कैटेगरी के सिर्फ महिला लोगों के लिए एज जो है वो 40 मांगी गई है मैक्सिमम। इसका मतलब कि 3 साल इन्हें छूट दिया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद दिया गया है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, जो 42 साल की उम्र तक अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इनका मतलब ये हुआ कि इन्हें 5 साल का इसमें छूट दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगला जो पॉइंट बताया गया है यहाँ पे, वो एक्स सर्विसमैन वालों के लिए दिया गया है कि इन्हें जो है 5 साल की छूट दी जाएगी एक्स सर्विसमैन वालों को। और ये बताया गया है कि सरकार की तरफ से 5 बार इन्हें मौका दिया जाता है। अगर आपने 5 मौके यूज़ कर लिए हैं तो आगे एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है ये PWBD वालों के लिए है, जिसमें 10 साल की छूट दी गई है। तो ये रही टोटल एज के बारे में जानकारी। इसके बाद आगे नीचे दिया गया है चयन प्रक्रिया, किस तरह से आपकी जो है चयन प्रक्रिया रहेगी।
तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए देख लेते हैं। इसमें साफ साफ बताया गया है कि ये लिखित परीक्षा होने वाली है और वास्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का रहने वाला है। इसमें सबसे अच्छी बात दी गई है दोस्तों कि इसमें कोई भी साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, इंटरव्यू नहीं होगी। आप लिखित क्वालिफाई कर जाते हैं, डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो क्वालिफाई करने के लिए भी यहाँ पे कुछ नियम बताए गए हैं। देखिए, दिया गया उम्मीदवारों को 40% जो है नंबर लाने होंगे। ये किसके लिए बताया जा रहा है? सिर्फ यूआर कैटेगरी के लिए। पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए दिया गया है 36.5%। ये लाना आपके लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है, आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद दिया गया है पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% नंबर लाना है। इसके बाद दी गई है जनजाति, महिला तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ये बताया गया है यहाँ पे 32%। ये क्वालिफाइंग के लिए, देखिए अर्धांक लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है क्वालिफाइंग, ठीक है। तो ये जो बताया यार, इतना परसेंट आपको लाना है तभी जाके आप क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर पॉइंट पे दिया गया है कि जो सब्जेक्ट आपकी कौन कौन सी सब्जेक्ट रहने वाली है, कितने नंबर की परीक्षा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, सामान्य भाषा, ये लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें दो लैंग्वेज है, एक इंग्लिश है और एक हिंदी भी है। इंग्लिश में सिर्फ 30 नंबर, अच्छी बात है, हम लोग सभी हिंदी मीडियम के ज़्यादातर हैं, तो हिंदी में 70% रखा गया है और इसमें सिर्फ 30%, ठीक है। तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात रहने वाली है। इसमें वास्तुनिष्ठ रहेंगे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप। प्रश्नों की संख्या 100 है और समय दिया गया है 2 घंटे, 120 मिनट मिलने वाले हैं आपको। टोटल मार्क्स जो रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा और इसमें नेगेटिव मार्क, इसका भी प्रावधान है, देख पा रहे हैं आप लोग। 30% मार्क्स जो है आपका, सॉरी यहाँ 30% मार्क्स जो है लाना आपका ज़रूरी बताया जा रहा है सभी में। यानी कि आप हिंदी में 30% लाइएगा और अंग्रेजी में भी 30%, तभी जाके आपकी जो है आगे की कॉपी चेक की जाएगी, मतलब सामान्य अध्ययन वाले में और फिर सामान्य योग्यता वाले में, ठीक है। तो इसमें पास करना पहले ज़रूरी है, पहले लैंग्वेज वाला पेपर चेक होगा। ये अगर आपका पास हो जाते हैं तो आगे ये जो दो सब्जेक्ट हैं इसकी कॉपी चेक की जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। 30% का अगर आप करते हैं, 30 अंक का 30% किया जाए तो आपका कितना होगा? 9, लगभग 9 क्वेश्चन सही करने से ही आपकी जो है कॉपी आगे चेक की जाएगी। ये सिर्फ हिंदी के लिए, सॉरी अंग्रेजी के लिए। हिंदी में 70% बोला गया है, इसका मतलब 70 अगर आप करते हैं, 70 का 30% तो आपका कितना आ जाएगा? 21 आएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, अगर 21 नंबर अगर आपका आ जाता है हिंदी में तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और दोनों में अलग अलग करना होगा, ठीक है। इसके बाद सामान्य अध्ययन का देखते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का रहने वाला है। देखिए यहाँ पे भी 100 क्वेश्चन है, मार्क्स दिया गया है 100 और समय भी 2 घंटा का रहेगा। सामान्य योग्यता है, इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन रहेगी, 100 नंबर के लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो ये रहा टोटल परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला है। इसके बाद नीचे दी गई है नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताई गई है। 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 3 क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं, रॉन्ग हो जाती है, तो आपका 1 नंबर जो है माइनस किया जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए जो मैंने बात बताई वही चीज़ यहाँ लिखी गई है दूसरे वाले पॉइंट पे, कि आपका जो भाषा वाला होगा हिंदी और इंग्लिश, ये सिर्फ क्वालिफाइंग करने के लिए आपको जो है 30% लाना ज़रूरी है, तभी जाके आगे जो 2 पेपर रहेंगे, सामान्य योग्यता और एक है सामान्य अध्ययन, इनका जो है कॉपी चेक किया जाएगा। अगर आपका 30% से कम रहता है, साफ साफ लिख दिया गया है दोस्तों, देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे दिया गया है मूल्यांकन तभी किया जाएगा जब आपका अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अलग अलग न्यूनतम जो इसका मार्क रखी गई है 30%, वो लाना ज़रूरी है। अगर नहीं ला पाते हैं तो आगे आप पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। फिर इसका जो है सिलेबस दिया गया है, काफ़ी अच्छी बात है, इसमें सिलेबस भी दे दिया है पहले ही कि आपको पढ़ना क्या है। देखिए सबसे पहले भाषा वाला देख लेते हैं। यहाँ पाठ्यक्रम देखिए, सामान्य भाषा, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही सब्जेक्ट रहने वाले हैं। इसके बाद एक लाइन में बता दे रहा हूँ आप लोगों को पढ़ के, सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सके। देख पा रहे आप लोग, ज़्यादातर इसमें ग्रामर वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं। फिर है सामान्य अध्ययन, दूसरा जो पेपर रहेगा हमारा सामान्य अध्ययन, इसके बारे में दिया गया है कि आपका जो है सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन होंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व और करंट अफेयर रहने वाली है, भारत का इतिहास होगा और बिहार का इतिहास। ये प्रमुख विशेषताएं आपको जो है याद रखनी है, दोनों के इतिहास में क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके बाद दिया गया सामान्य भूगोल, फिर है बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था। फिर दिया गया अगला पॉइंट, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन। फिर दिया गया भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान को जांचने वाले प्रश्न होंगे। तो ये रही टोटल सिलेबस सामान्य अध्ययन की। अगला पेपर है सामान्य योग्यता। इसका जो पॉइंट दिया गया देख पा रहे हैं, ये मैथ का रहने वाला है, संख्या पद्धति से रहेगा आपका। फिर है पूर्ण संख्या का विकलन, फिर दशमलव का पूछेगा, भिन्न का रहेगा, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणित संक्रियाएं, प्रतिशत रहने वाला है, अनुपात समानुपात है, औसत है, ब्याज है, लाभ हानि है,
सादृश्य है, समानता है एवं भिन्नता, फिर है स्थान कल्पना, फिर है स्थान अभिविन्यास। इसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पे विश्लेषण, दृश्य, स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शाब्दिक, फिर है शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर शाब्दिक श्रृंखला, खेलकूद एवं कूट व्याख्या। तो इसमें आपका रीजनिंग जो मैथ वाले क्वेश्चन रहते हैं रीजनिंग के और प्लस मैथ के कुछ चैप्टर मिला के इसको पूछा जाएगा सामान्य योग्यता में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिखित परीक्षा से संबंधित दिया गया है कि इसमें मेधा सूची तो बनाई जाएगी, मेरिट लिस्ट, उससे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लिखित परीक्षा देने के बाद ही आपकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी, इसके बाद ही मेधा सूची तैयार किया जाएगा। देखिए यहाँ सबसे पहले बताया गया है कि लिखित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन आयोजित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे के अनुसार सभी वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा मेधा सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। तो जो भी ऑनलाइन करते वक्त जानकारी आप लोग फिलअप करिएगा, कैटेगरी हो या फिर डेट ऑफ बर्थ हो या नाम हो या एड्रेस, वो सभी जो है आपके सर्टिफिकेट के साथ मैच होने चाहिए, वरना मेधा सूची में आप लोग शामिल नहीं किए जाओगे। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, ये चौथा वाला, मेधा सूची के क्रम किस तरह से निर्धारित किए जाएंगे, इसके बारे में दिया गया है कि मेधा सूची में अगर आपका जो है, सबसे पहले तो बता दूं 3 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, यानी 3 सब्जेक्ट है ना, तो तीनों का नंबर जोड़ के ही मेधा सूची तैयार की जाएगी। अगर तीनों का जोड़ने के बाद 2 कैंडिडेट का नंबर अगर समान हो जाता है तो बताया गया है कि उन्हें किस तरह से वरीयता दी जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है कि सामान्य अध्ययन देखा जाएगा, जिसका सबसे ज़्यादा है उसे आगे की जाएगी। फिर बताया गया है कि अगर यहाँ भी समान हो जाता है तो उन्हें देखा जाएगा एज, किसकी एज ज़्यादा है, उम्र के आधार पर उसे आगे किया जाएगा। उम्र भी अगर समान रहता है तो फिर देखा जाएगा देवनागरी लिपि में जो नाम आता है, जैसे राकेश किसी का नाम है, किसी का नाम कमलेश है, ठीक है, तो ये देवनागरी लिपि का जो अल्फ़ाबेट है इसके अनुसार उसे आगे किया जाएगा, तो कमलेश वाला जो लड़का है वो आगे चला जाएगा। तो इस तरह से मेधा सूची तैयार की जाएगी। बताया गया परीक्षा एक बार हो जाने के बाद और जो भी आपका नंबर जो है दी जाएगी, नंबर देने के बाद दोबारा इसका पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है, मतलब रीचेक आपका नहीं होगा दोबारा फिर से। पॉइंट है दोस्तों, छठा नंबर आरक्षण के बारे में दिया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बताई गई है साफ साफ कि आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के निवासी, अस्थायी निवासी हैं, और फॉर्म फिलअप करते वक्त जो भी आप कैटेगरी चूज करिएगा उसका सर्टिफिकेट जमा करेंगे तभी जाके आपकी जो है आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, और बिहार के मूल निवासी वाले को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। अदर स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप यूआर के लिए जो सीट रखी गई है आपको उसी में से फाइट करना होगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो पॉइंट दिया गया है यहाँ पे दूसरा वाला, तो इसमें एक बात आती है कि अगर कोई महिला है अदर स्टेट से शादी होकर अगर बिहार आ जाती है, यानी बिहार इसका ससुराल है और इसका मायके मान लीजिए यूपी में है, तो क्या ये अप्लाई कर पाएगी? तो दोस्तों बता देना चाहता हूँ, अप्लाई नहीं कर पाएगी। महिला के लिए भी यहाँ पे बताया गया है कि उनका जो डोमिसाइल होगा वो बिहार का ही होना चाहिए, यानी फादर अगर बिहार से बिलोंग करते हैं तो यहाँ का इनको डोमिसाइल बना के शो करना होगा। ठीक है, अगर यूपी से बिलोंग करते हैं, यहाँ का डोमिसाइल आप सोचिएगा, मेरी तो शादी हो गई है, पति का एड्रेस से हम लोग डोमिसाइल बना के डालेंगे तो फिर उन्हें वैलिड नहीं मानेगी। ठीक है, इसके बाद अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए बताया गया जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी मूल प्रमाण पत्र, ये आपका ज़रूरी है। पिछड़ा वर्ग के लिए बताया गया दोस्तों कि जो एनसीएल कैटेगरी के अंदर अगर आते हैं उन्हीं को सिर्फ लाभ मिलेगा, नॉन क्रीमी लेयर जो रहते हैं उनके लिए यह आरक्षण का लाभ नहीं माना जाएगा। ठीक है, नहीं दिया जाएगा, उन्हें जनरल में ही फाइट करना होगा। और जो भी आपकी जो सर्टिफिकेट होगी यहाँ पे दिया गया है कि अंचल लेवल का आपका जो है बनाना होगा। ठीक है, अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, तो आपको अनुमंडल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे कोड दिया गया है किस कैटेगरी के लिए क्या कोड रखी गई है, देख पा रहे हैं आप लोग। फॉर्म भरते वक्त शायद इसका यूज़ होने वाला है, इसीलिए इसका कोड बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे और इम्पोर्टेंट चीज़ को कवर कर लेते हैं जल्दी से। तो अगला जो पॉइंट है दोस्तों, यहाँ बताया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपकी जो सर्टिफिकेट लगेगी इसके बारे में लिस्ट दिया गया है, देख पा रहे आप लोग। और जो भी आप लोग फॉर्म भरते वक्त जानकारी फिलअप करिएगा उसी के आधार पर आपको जो है डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने होंगे। सबसे पहला ज़रूरी है मैट्रिक प्रमाण पत्र चाहिए, मैट्रिक का, ये जन्म तिथि वेरीफाई करते हैं इससे। इसके बाद है स्नातक या समकक्ष का प्रमाण पत्र, पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए यहाँ का। फिर चाहिए स्नातक का अंक प्रमाण पत्र। फिर बताया गया दोस्तों पिछड़ा वर्ग के लिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एनसीएल होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट चाहिए आपकी। और महिला उम्मीदवार के लिए बताया गया कि पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र ही आपका मान्य होगा, ये खास महिला के लिए है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति एवं अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र, ये महिला के लिए बताया गया कि पिता के नाम एवं पता से निर्गत की गई प्रमाण पत्र आपको जो है दिखाना होगा। फिर बिहार का बताया गया कि बिहार राज्य के निवासी
अनारक्षित वर्ग यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत जो आते हैं महिला उम्मीदवार, उनका भी सर्टिफिकेट जो होगा वो ससुराल का नहीं रहना चाहिए, मायके का होना चाहिए, ठीक है। और ये बिहार के अंतर का होना चाहिए, तभी जाके आप रिजर्वेशन का लाभ ले पाएंगे। आगे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है, फोटो के बारे में दिया गया है, देख पा रहे हैं आप लोग। पहचान पत्र फोटो युक्त जैसा कि आवेदन में दावा किया गया हो, हाल का खींचा हुआ 4 पासपोर्ट आकार का फोटो होना चाहिए। फिर लिखित परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन की प्रति, यानी कि लिखित परीक्षा में इसके लिए जो भी आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसका प्रिंट आउट भी आपको लेके जाना है, एडमिट कार्ड जो आएगा उसको भी रखना है, ठीक है। तभी जाके आपकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो पाएगी। और यहाँ बीच में दिया गया है ईएसएम के लिए, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए उनका भी सर्टिफिकेट जो है देना होगा। तो दोस्तों अगला महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पे शुल्क, यानी कि एग्जाम फी आपका क्या रहने वाला है। देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ बताया गया है 100 रुपया रहेगा मात्र, परीक्षा शुल्क है ये सिर्फ 100 रुपया। साथ ही साथ बताया गया है बैंक का अलग से अगर चार्ज लगेगा तो वो विद्यार्थी को ही देना पड़ेगा। देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ साफ साफ लिखा है। और ये ऑनलाइन करते वक्त ऑटोमेटिक जो है वहाँ पे ऐड होके कट जाएगा, यानी कि मान लीजिए बैंक चार्ज अगर 25 रुपया जोड़ रहा है तो आपके अकाउंट से 125 रुपये डिडक्ट होंगे, ठीक है। इसके बाद दिया गया है कि अगर आप ऑनलाइन फिलअप करते वक्त पहचान पत्र में अपना आधार संख्या नहीं डालते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, देख लीजिए, वरना 200 रुपया जाएंगे आपके अकाउंट से। देख पा रहे हैं आप लोग, अगर आप ऑनलाइन करिएगा आधार नंबर वहाँ पे मांगा जाएगा, अगर नहीं डालते हैं बच्चे तो उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपया और एक्स्ट्रा चार्ज ले लिया जाएगा। देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो ऑनलाइन भरते वक्त आधार नंबर देना काफ़ी ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है, अगला पॉइंट, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है वो 27 अगस्त 2025 रखी गई है, और अंतिम तिथि इसकी है 26/9/2025। तो इसमें अभी समय है, अच्छे से तैयारी करिए और फॉर्म को फिलअप करिए। यहाँ नीचे दोस्तों एक महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है, इसमें बताया गया है आवेदन करने के बाद आपको जो है कोई भी हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है आयोग में, ठीक है। जो भी आपका प्रिंट आउट निकलेगा और साथ में जो आपके कागजात हैं अब वो अपने पास ही रखने हैं, आपको कहीं पर भी सेंड करने की आवश्यकता नहीं है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तभी इसकी आवश्यकता होने वाली है, ठीक है। और इसका वेबसाइट बताया गया है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वेबसाइट दी गई है कि आप इस वेबसाइट पे जो है ऑनलाइन कर पाएंगे, www.bpsc.br.gov.in, ठीक है। और नीचे इसमें दिया गया है कि आप किस तरह से ऑनलाइन कर पाएंगे। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट देख पा रहे हैं, इसको बताने से अभी समझ में नहीं आएगी। जिस दिन इसका लाइव हो जाएगा, इसका लिंक एक्टिव होगा, लाइव होगी, उस दिन दोस्तों एक नया वीडियो फिर से बना के डाला जाएगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को जो है अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, तभी जाके आपको जानकारी मिलेगी। स्टेप बाय स्टेप पूरा भरने की प्रक्रिया आपको बताई जाएगी, आप अपने मोबाइल से भर पाएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज कहीं देने की ज़रूरत नहीं होगी।